ओडिशा में बोले पीएम, भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बजट पूर्व संगोष्ठी में विशेषज्ञों से लिए सुझाव। राज्य के विकास और जन कल्याण को बताई प्राथमिकता। कल होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर शिक्षा और रोजगार सृजन की अनदेखी का लगाया आरोप। जैक और जेपीएससी अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर घेरा। और रांची में स्पाइसेस बोर्ड की पहल पर पहली बार क्रेता विक्रेता बैठक। इमली, अदरक, हल्दी और धनिया की खेती से किसानों की आय बढ़ाने की कवायद। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बताया। श्री मोदी ने कहा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब खनिजों और अन्य चीज़ों के वैल्यू एडिशन और प्रसंस्करण के तौर तरीकों तथा ट्रेंड को बदल रहा है ताकि देश को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। उन्होंने भरोसा जताया कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पड़ाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। बीते दशक में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की ताकत अब सामने आने लगी है। विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रहे हैं। एआई का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती है। बीते दशक में करोड़ों देशवासियों को एम्पावर करने का लाभ आज देश को दिख रहा है। उड़ीसा भी इसी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। केंद्रीय इस्पात मंत्री एसडी कुमारस्वामी ने इस्पात प्रक्षेत्र को देश के विकास के लिए अहम बताया है। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि साल 2030 तक इस्पात उद्योग की वार्षिक क्षमता 40 से 45 मिलियन टन तक बढ़ाने की सामूहिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार से स्टील उत्पादन के क्षेत्र में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की संभावना है। इस मौके पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री आज बोकारो में पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सेल इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के कारण युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे सेल अग्रणी भूमिका निभाएगा। Now expressed his views that why we have visited Bokaro Steel Plant. Yesterday, actually I am trying to visit Bokaro Steel Plant 2-3 months back itself. Because of several other assignments, I could not visited the Bokaro Steel Plant. This plant was installed in 1972 with the capacity of 1.7 million ton production. राज्य के वार्षिक आम बजट को तैयार करने की कवायद जारी है।
इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बजट पूर्व संगोष्ठी में विशेषज्ञों से सुझाव लिए। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद थे। विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे ताकि राज्य के विकास को नया आयाम मिल सके। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य की अबुआ सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट बनाना चाहती है, जिससे राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। वित्त मंत्री 3 मार्च को राज्य का वार्षिक आम बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री खुद भी इससे पहले बजट पूर्व चर्चा में हिस्सा ले चुके हैं। राज्य के अंदर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सुरक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इत्यादि सभी चीजों पर खर्च करने पड़ेंगे। पेयजल स्वच्छता सह मद्य उत्पाद निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज बोकारो जिले के पिटरवार उच्च विद्यालय मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने स्टॉलों का भ्रमण कर प्रगतिशील किसानों का हौसला भी बढ़ाया। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर शिक्षा और रोजगार सृजन की अनदेखी का आरोप लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह जेपीएससी अध्यक्ष का पद भी पिछले वर्ष अगस्त से रिक्त है, जिससे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं लंबित हैं। श्री मरांडी ने कहा कि छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि राज्य के छात्रों को ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से छात्र हित में इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इधर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य में बालू की किल्लत और इसकी कालाबाजारी पर चिंता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक तरफ बालू के अभाव में झारखंड में सरकारी योजनाओं पर ब्रेक सा लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ यहां बालू को सोना बनाकर बेचने का गोरख धंधा चल रहा है। श्री सेठ ने कहा कि कई बार बालू के अवैध कारोबारियों ने सरकारी अफसरों को भी निशाने पर लिया, उन पर जानलेवा हमले हुए, फिर भी इंडी गठबंधन की सरकार चुपचाप बैठी रही। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने सरायकेला के टायो आवासीय सेक्टर का दौरा कर जमींदोज फ्लैट से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टाटा प्रबंधन से फोन पर बातचीत कर मजदूरों को नया फ्लैट उपलब्ध कराने की मांग की। गौरतलब है कि सरायकेला के टायो आवासीय सेक्टर में कल 2 जर्जर फ्लैट जमींदोज हो गए थे। गनीमत रहे कि इस हादसे में जानमाल की क्षति नहीं हुई थी। और बिल्डिंग का मेंटेनेंस से कभी नहीं हुआ 9-10 साल से, और जब हम लोग जन्म लिया उसका पहले से ये बिल्डिंग बना हुआ है ना, इसलिए समय दिया जाए। अच्छा है कि भगवान का नीला है कि वहाँ एक भी आदमी नहीं रहा, बच गया। हाँ, उनका जो अपना क्वार्टर का जो अपना संपत्ति है वो दब गया, क्षति होगी। उस बारे में भी हम बात करेंगे टाटा मैनेजमेंट के साथ, और मजदूर का हित में काम करने का हम बहुत ज़्यादा तक हमने निर्णय लेंगे। धनबाद रेल मंडल कार्यालय में आज संसदीय समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के अलावा हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा और एडीआरएम विनीत कुमार सहित रेलवे के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में रेल और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसदों ने ट्रेनों के ठहराव, फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण, ट्रेनों के विस्तारीकरण, बंद हुई ट्रेनों को पुनः शुरू करने से संबंधित मांगे रखी। उनके समक्ष रखने का कार्य किया और रेल प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी उनके द्वारा मांगें रखी गई हैं उन मांगों पर पूर्णतया विचार करने के उपरांत
एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को भेज दी जाएगी। कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहां गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर रेल पटरी क्रॉस किया है। उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बातें हैं, 6 जगह अंडरपास करने के लिए मैंने कहा। हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है, वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुँचे, क्योंकि लोग समय से नहीं पहुँच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है, या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुँचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुँचे। सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हुसैनाबाद नगर पंचायत इलाके में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से 4000 फीट पीसीसी सड़क, 2000 फीट नाली और विभिन्न चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि सड़कों और नाली के निर्माण से नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को आज उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। आज देश पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। लाला जी स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी रहे जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाला जी के व्यक्तित्व को सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं किया जा सकता, वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य संस्थाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। उनका उद्देश्य सिर्फ विदेशियों को देश से बाहर निकालना ही नहीं, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती देने का विजन भी उनके चिंतन का अहम हिस्सा था। उनके विचारों और उनके बलिदान ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नीति आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला री इमेजिनिंग ICDS 2030 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने समेकित बाल विकास परियोजना की ऐतिहासिक 10 वर्षों की यात्रा के बारे में बताया एवं आने वाले समय में नवाचार के जरिए से और बेहतर करने की प्रक्रिया पर बल दिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज सीमा सड़क संगठन के श्रमवीरों का चरण पखार कर सम्मान किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर श्रमवीरों का चरण पखारते हुए वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प इनकी तपस्या से भी पूर्ण होगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे सेना के जवान सुगमतापूर्वक अपना कार्य कर सकें, इस पवित्र उद्देश्य के साथ ऐसे श्रमवीर कदम से कदम मिलाकर अपना काम करते हैं। इन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। -40 डिग्री में जब हड्डियाँ गल रही हों तो ये श्रमवीर सीमाओं पर सड़क और पुल का निर्माण कार्य करते हैं। ऐसे श्रमवीरों का चरण पखार कर गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड के प्रदर्शन से अवगत कराया। खिलाड़ियों ने बताया कि जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 पदक हासिल किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स के एरो डांस इवेंट के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ियों की टीम ने क्वालिफाई किया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी को पदक जीतने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत पटमदा की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बैंड टीम ने आज रांची में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि झारखंड के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है।
सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने बैंड प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर झारखंड का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बताया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। देश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस सिलसिले में भारत सरकार के स्पाइसेस बोर्ड ने बड़ी पहल करते हुए रांची में आज पहली बार क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए भगीरथ प्रयास में जुटी है। इसी कड़ी में आज भारत सरकार के स्पाइसेस बोर्ड द्वारा रांची में पहली बार क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एस.सी. दुबे ने कहा कि झारखंड में इमली बहुतायत में होती है, जो मसाला की श्रेणी में आती है। इमली के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से सहयोग ले सकते हैं, जो उनके उत्पादन और उनकी आय को बढ़ा सकता है। अब जब आपका मसाला बाहर जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि वो दवा के अवशेष तो नहीं है। अगर वो दवा सरकार उस पर संशुद्ध नहीं की, कहा नहीं गया दवा डालने का, आपने डाल दिया, उसका अवशेष पाया जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो विदेश में दिया नहीं जाएगा। स्पाइसेस बोर्ड के सहायक निदेशक संदीप कुमार चौरसिया और स्पाइसेस बोर्ड मुंबई की सहायक निदेशक ममता रूपालिया ने कहा कि इमली उत्पादक किसानों और इससे जुड़े लोगों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रेता विक्रेता बैठक की ये पहल की गई है। उन्होंने कहा कि हल्दी, अदरक और इमली जैसे उत्पादों की बिक्री से किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि स्पाइसेस बोर्ड में इमली भी आता है, तो क्यों ना हम लोग इमली को प्रमोट किया जाए और जो जंगलों में सड़ जाता है उसको मार्केट में लाके उसका अच्छा एक किसानों को एक अच्छा मूल्य मिले। कोशिश है कि मार्केट उपलब्ध हो किसानों को और आगे चलकर ये जो सहयोग है वो और बढ़े। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसानों और स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं ने भी क्रेता विक्रेता बैठक की पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि इमली, अदरक, हल्दी और धनिया की खेती से पहले आय कम होती थी, लेकिन अब सरकार की मदद और प्रोत्साहन से उनकी आमदनी में लगातार वृद्धि हो रही है। हम यहाँ पे मार्केटिंग समझने के लिए, मार्केटिंग लेवल के लिए आए हैं, जो यहाँ पे हमें मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे सर लोग ने कहा है। और हमारा जो प्रोडक्ट है ये हम लोग लॉन्च भी कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमें बायर्स भी मिल गए हैं। गांव में खेती होता है हल्दी, धनिया और जितना खेती होता है आलू, अरहर, धान, मक्का, मड़ुआ और मक्का, ये सब हम लोग घर में करते हैं और हम लोग किसान को भी बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से झारखंड में मसाले की खेती की अपार संभावना है। जरूरत है किसानों को सही मंच और सुझाव मिले, जिस पर अमल कर वे मसालों की खेती से आय बढ़ाकर अपनी जिंदगी में भी स्वाद भर दें। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी के समस्त जल क्षेत्र में श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल पुलिस को तैनात किया गया है। इनके द्वारा पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। घाट पर यह तैरती पुलिस चौकी है, जो पूरे महाकुंभ के दौरान 24 घंटे जल पुलिस व्यवस्था के लिए बनाई गई है। यमुना की गहराई और चौड़ाई प्रयागराज में बहुत ज्यादा है और संगम के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए नाव एक प्रमुख माध्यम है। ऐसे में जल पुलिस के प्रशिक्षित कर्मी 24 घंटे जनता जनार्दन की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं। जल पुलिस में यूपी पुलिस के साथ साथ पीएससी की बाढ़ राहत इकाई और अन्य अर्धसैनिक बल के अधिकारी और जवान समूचे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 40 से अधिक पीएससी की कंपनियों का व्यवस्थापन किया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर, जिसमें कुंभ मेला क्षेत्र, जीआरपी और कमिश्नरेट प्रयागराज का क्षेत्र शामिल है। पीएससी बल को बहुत सारे साधन संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी के निर्देश के क्रम में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पहली बार हम लोग अगर बात करते हैं तो अंडर वाटर ड्रोन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। महाकुंभ में इससे पहले उसका कभी प्रयोग नहीं हुआ है, जो कि जल के नीचे सर्विलांस का काम करता है, जल के नीचे होने वाली गतिविधियों पर लगातार नज़र रखता है। साथ ही साथ सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम, ये भी जल में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, ये दोनों जो उपकरण हैं वो लोकेट करने में मदद करते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 1500 मीटर डीप वाटर बैरिकेटिंग लाइन बिछाई गई है।
कोई अनहोनी न हो पाए, इसके लिए थर्मोप्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लॉक्स को जोड़कर बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टिव रिवर लाइन बनाई गई है। जल पुलिस सोनार और डीप वाटर उपकरणों का भी इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर कर रही है। महाकुंभ प्रबंधन के लिहाज से जल पुलिस 4 जोन में विभाजित है। पहला जोन संगम, दूसरा जोन बरगद घाट, तीसरा जोन संगम क्षेत्र से दुर्वासा फाफा मऊ है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान, पीएसी गोताखोर, सुरक्षाकर्मी, प्राइवेट गोताखोर, मोटर बोट और नावों को सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। जल पुलिस लगातार न केवल संगम क्षेत्र और मेला क्षेत्र में जलीय सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रख रही है, बल्कि 24 घंटे तत्पर रहकर नाव नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। तो सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह इस पूरे प्रयागराज महापर्व क्षेत्र को सुरक्षित रखा गया है, सुव्यवस्थित रखा गया है। रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। दूरदर्शन के प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने प्रयागराज महाकुंभ में इस्कॉन के स्टॉल में प्रसाद का वितरण किया। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोटा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रयागराज महाकुंभ में परिवार के सदस्यों के साथ संगम तट पर डुबकी लगाई। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सिमडेगा जिला मुख्यालय में आयोजित ऐतिहासिक गांधी मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सिमडेगा में जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित ऐतिहासिक गांधी मेला में कृषि प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां प्रगतिशील किसान अपने कृषि उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेला में अलग अलग श्रेणी में श्रेष्ठ उत्पादों का चयन कर संबंधित किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। किसान जागृत होंगे और हमारे सिमडेगा जिला के कृषि पदाधिकारी, प्रखंड के कृषि पदाधिकारी बहुत अच्छा है, किसान सबको गाइड कर रहे हैं। इसलिए सिमडेगा जिला कृषि में बहुत आगे बढ़ने का पूरी संभावना है। यहाँ लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों के स्टॉल को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अचार सहित उनके अन्य उत्पादों की जमकर बिक्री हो रही है। महुआ अचार, आम अचार, कटहल अचार, आंवला अचार, फुटकल अचार, फूल अचार, बैर अचार, अचार, इस प्रकार से सभी प्रकार के अचार हम लोग अपने से घर में बनाते हैं। हम लोग का जो ग्रुप है, कंपनी जो हम लोग का 3 ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, सिमडेगा सदर, कुलडेग और केरसई, 3 ब्लॉक मिलकर हमारा ये कंपनी बना है, महिला जागृति प्रोड्यूसर कंपनी। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर विनोद कुमार साहू ने बताया कि हर वर्ष मेले में इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन कर किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे पूरे जिले से लेकर आते हैं तो इस पे एक चयन प्रक्रिया होती है। चयन प्रक्रिया में हम प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार से किसानों को नवाजते हैं। यहाँ पर लगे सदर अस्पताल के स्टॉल में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। काफी संख्या में लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। हम लोग जो है फाल्कन ट्यूब दे रहे हैं और उसको टेस्ट के लिए बुला रहे हैं और जहाँ निकलता हो उसको टीबी तो निःशुल्क दवा भी मिलेगा, निःशुल्क जांच होगा, पोषण किट मिलेगी। कृषि और वन उत्पाद आधारित अर्थव्यवस्था वाले सिमडेगा जिले में आयोजित इस ऐतिहासिक गांधी मेला में जिस तरह लोगों की भागीदारी दिख रही है, उससे ये आयोजन अपनी सार्थकता को सिद्ध करता दिख रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं जिलों से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। पेयजल स्वच्छता सह मद्य उत्पाद निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद आज रामगढ़ के कुशवाहा धर्मशाला में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जयंती सह मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री प्रसाद ने कहा कि वे एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तित्व थे।
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती पर आज रांची के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित उनकी प्रतिमा पर कृतज्ञ लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पंजाबी हिंदू बिरादरी के मीडिया प्रभारी अरुण चावला ने उपस्थित सदस्यों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ भी दिलाई। हजारीबाग समाहरणालय भवन परिसर में आज उपायुक्त नैन्सी सहाय की मौजूदगी में दिव्यांग जनों को DMFT से बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। सरायकेला उपायुक्त की मौजूदगी में समाहरणालय सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न दुर्घटनाओं से संबंधित 30 मामलों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए समिति के सदस्यों की सहमति से मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। CCL मुख्यालय में 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ ही कार्मिकों के अनुवाद कौशल को विशेषज्ञ मार्गदर्शन में सशक्त बनाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन CCL के निदेशक कार्मिक हर्षनाथ मिश्र ने किया। राज्य में सर्दी का सितम कायम है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची समेत राज्य भर में सर्द हवाओं से ठंड का प्रकोप पिछले 2 दिनों से काफी बढ़ा हुआ है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद कम है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 10 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा में बोले PM, भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बजट पूर्व संगोष्ठी में विशेषज्ञों से लिए सुझाव। राज्य के विकास और जन कल्याण को बताई प्राथमिकता। कल होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर शिक्षा और रोजगार सृजन की अनदेखी का लगाया आरोप। जैक और JPSC अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर घेरा। और रांची में स्पाइसेस बोर्ड की पहल पर पहली बार क्रेता विक्रेता बैठक। इमली, अदरक, हल्दी और धनिया की खेती से किसानों की आय बढ़ाने की कवायद।